भारत पाकिस्तान घमासान में आपका स्वागत है। आज से 21 साल पहले आज ही के दिन भारतीय फोर्सेस ने, आर्मी और एयरफोर्स ने मिलकर पाकिस्तान के दांत खट्टे करे थे उस युद्ध में जिसको आप और हम कारगिल के नाम से जानते हैं। परवेज मुशर्रफ थे आर्मी चीफ पाकिस्तान के और नवाज शरीफ थे उनके प्राइम मिनिस्टर। हुआ क्या था? ऐसा क्या हो गया कि नवाज शरीफ को भागना पड़ा? ऐसा क्या हुआ कि नवाज शरीफ को जाना पड़ा बिल क्लिंटन के पास हाथ पैर जोड़ते हुए यह कह के कि थोड़ा सा एक गैप दे दीजिए कि हमारे जवान पीछे भाग सकें? वो पूरी बात क्या हुई थी, आइए आज भारत पाकिस्तान घमासान में ये सब बातचीत करेंगे। हमारे पाकिस्तानी गेस्ट हैं, हमारे पास इंडियन गेस्ट हैं और खास तौर से इस बात पे भी हम थोड़ी सी नजर गड़ाएंगे कि सियाचिन के साथ कारगिल का सीधा सीधा क्या रिश्ता था। एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, फिर मैं तारुफ कराता हूं अपने गेस्ट्स का। सबसे ऊंची जीत के 21 साल, जब नाकाम हुई थी आतंकिस्तान की हर चाल, जब करगिल से भागा था कायर पाकिस्तान। 21 साल पुरानी कहानी, वही जोश, वही रवानी। करगिल विजय के आज 21 साल पूरे हो गए हैं। पूरा देश नम आंखों से करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है और माटी के सच्चे सबूतों की बहादुरी के किस्से याद कर गर्व महसूस कर रहा है, क्योंकि आज ही के दिन दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में भारतीय सेना ने अपने लहू से विजय गाथा लिखी थी। आज से 21 साल पहले यानी 1999 की सर्दियों में नापाक मंसूबों के आका पाकिस्तानी सेना ने मौका देखकर जम्मू कश्मीर की कुछ चोटियों जैसे टाइगर हिल, द्रास, बटालिक पर कब्जा कर लिया था। अप्रैल के आखिर और मई की शुरुआत में जब इन दो चोटियों की बर्फ पिघली तो भारत सरकार को एक चरवाहे ने पाकिस्तानी घुसपैठ की जानकारी दी, जिसके बाद दुश्मन को यहां से खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया। करीब 60 दिनों तक चले करगिल युद्ध में बोफोर्स तोपों से गोला बारूद पाकिस्तानी सेना पर काल बनकर बरसे। 5 मई से 26 जुलाई तक कश्मीर की चोटियों पर दुश्मन को मारते मारते हमारे कई सैनिक शहीद हो गए। इस युद्ध में 527 भारतीय जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। वहीं पाकिस्तान के 3000 से ज्यादा सैनिकों और आतंकी को भारतीय सेना ने मार गिराया था। लेकिन कहावत है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। करगिल में पिटने के बाद पाकिस्तान ने अब तक भारत से आमने सामने की लड़ाई की हिमाकत नहीं की, लेकिन आज भी पाकिस्तान अपनी आतंकी साजिशों से बाज नहीं आ रहा और भू माफिया चीन की गोद में बैठकर रोज नए भारत विरोधी सपने बुन रहा है। लेकिन पाकिस्तान शायद ऐसा भूल जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे जहरीले ड्रैगन ने डसा नहीं, और उसका लगभग सभी पड़ोसियों से सीमा विवाद इसकी भरपूर गवाही देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दोस्तों, कारगिल विजय दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए मैं अपने गेस्ट से तारुफ करवाता हूं, आप फिर इस बहस को हम आगे बढ़ाते हैं। भारत का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, पूरी दुनिया उनको जानती है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुशील पंडित जी कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। वैभव सिंह फाउंडर हैं डिफेंसिव ऑफेंस यूट्यूब चैनल और जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। पाकिस्तान का नजरिया रखने के लिए इस पूरी बहस में पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके लिए ब्रिगेडियर सैयद नाजिर। ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। हमारे साथ हैं कमर चीमा साहब, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एंड डिफेंस एनालिस्ट। कमर चीमा साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आरजू काजमी साहिबा जर्नलिस्ट हैं, हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान से। आरजू काजमी साहिबा आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि आज से 21 साल पहले आज ही के दिन कारगिल का युद्ध जो थी, कारगिल की लड़ाई खत्म हुई थी लगभग, और आज ही के दिन जो पाकिस्तानी इन्वेडर्स थे उसको उखाड़ के फेंका, वो चले आए। और ये जो मैं बातें कोट कर रहा हूं, ये मेरा, आप एज अ इंडियन टीवी एंकर आप मेरी बात ना समझें, ये अगर आप किताब पढ़ेंगे परवेज मुशर्रफ साहब की जो उन्होंने खुद लिखी है, तो परवेज मुशर्रफ साहब ने अपनी किताब में साफ साफ ये लिखा है कि साहब ये हमारे मंसूबे थे, हमने इस तरीके से अटैक करा, वहां पे हमारे लड़के गए, पहले मुजाहिदीन
कह के हमने उनको अंदर घुसाया। फिर उसके बाद उसमें पाकिस्तानी आर्मी के रेगुलर्स थे, नदर्न लाइट इन्फेंट्री की बात करी है, और सिंध रेजिमेंट के भी लोग थे वहां पे जो कि ऑन सेकंडमेंट थे, जो ऑन डेपुटेशन थे टू नदर्न लाइट इन्फेंट्री। रेगुलर आर्मी के लोगों ने भी अटैक करा, फिर वहां से वो खदेड़े गए। तो सबसे पहले मैं आता हूं, क्योंकि कारगिल विजय दिवस है, लेट मी स्टार्ट विद जनरल जीडी बख्शी साहब। जनरल साहब, कई चीजें कही जाती हैं ना कि सियाचिन को कट ऑफ करने की बात थी कि हाईवे 1 अल्फा हम लोग डोमिनेट करेंगे बाय ऑब्जर्वेशन एंड फायर, फिर हम वहां से हाइट्स जो हमने कैप्चर करी हैं वहां से हम रोकने की कोशिश करेंगे। सर, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, हाउ कैन यू कट ऑफ हाईवे 1 अल्फा एंड एक्सपेक्ट टू आइसोलेट सियाचिन? सर, थॉइस की एयरबेस है वहां पे, हमारा लेह से रूट है, जरूरी थोड़ा ना कि आप हर मटेरियल यहां से ले जाएं। ये प्लानिंग क्या थी इनकी, मुझे समझ में नहीं आया सर। स्ट्रेटेजिकली और टैक्टिकली क्या प्लानिंग थी इनकी? देखिए गौरव, पाकिस्तान की प्रॉब्लम यह है सब्जेक्टिविटी की। प्रॉब्लम यह होती है कि आर्मी चीफ साहब जो कुछ कहते हैं उसका कोई स्टाफ एनालिसिस नहीं किया जाता, बट दैट इज गॉस्पल ट्रूथ। और बॉस को खुश करने के लिए, उसकी चमचागिरी चाटुकारी करने के लिए जो सारे स्टाफ अफसर हैं वो हाँ में हाँ मिलाते। इस प्लान में ऑब्वियस फ्लॉज थे। जब मुशर्रफ साहब डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस थे, डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशंस थे पाकिस्तान के, तो उन्होंने ये प्लान बनाया था। वो जहांगीर करामत साहब ने साफ मना कर दिया था कि ये नहीं हो सकता और इसके बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, उल्टे बांस बरेली पाकिस्तान को पड़ जाएंगे। और जैसे ही परवेज मुशर्रफ साहब चीफ बने तो उन्होंने बोला अब मैं चीफ हूं, अब मैं देखता हूं कौन रोकता है इस प्लान को। और उन्होंने बगैर सोचे समझे ये प्लान शुरू कर दिया। याद रहे कि 1998 में दोनों देश न्यूक्लियर पावर्स बने थे, दोनों देशों ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। और उसके पश्चात वाजपेयी जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो चाहते थे कि दोनों देश, अब पागलपना है युद्ध करना जबकि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, तो वो शांति का पैगाम लेके लाहौर बस लेके लाहौर गए थे। नवाज शरीफ साहब वहां मिले, एक बंदा उनको वहां मिलने नहीं आया, वो था परवेज मुशर्रफ, क्योंकि उस वक्त वो ऑफ बद्र के प्लान बना रहा, उस वक्त वो ऑफ प्लानिंग कर रहा था हमारी पीठ में छुरा घोंपने की, जबकि हम लोग पीस टॉक कर रहे थे। और देखिए ये जो युद्ध है एक न्यूक्लियर बैकड्रॉप के बरखिलाफ हुआ, और जो ये पाकिस्तान की बोगी है, ये गीदड़ भभकी है कि साहब आप कुछ करोगे तो हम न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे, ये देयर ब्लफ वाज कॉल्ड। तकरीबन 3 महीने से थोड़ा कम ये युद्ध चला और एक न्यूक्लियर बम पाकिस्तान में फेंकने की हिमाकत नहीं हुई। जी थैंक यू वेरी मच सर। आपने जो बातें करी, मैं ब्रिगेडियर सैयद नाजिर साहब के पास जाना चाहता हूं और मैं ब्रिगेडियर साहब की कुछ राय चाहता हूं। ब्रिगेडियर साहब, यू आर अ मिलिट्री मैन, और जनरल साहब भी हैं यहाँ पे, जनरल जीडी बख्शी सर, ही इज ऑल्सो मिलिट्री मैन, एंड फॉर्चुनेटली एंड अनफॉर्चुनेटली इवन द एंकर इज अ मिलिट्री मैन। मैं समझ नहीं पाया सर ये बात कि स्ट्रेटेजिक एम्स क्या थे कारगिल के, क्योंकि अगर ये था कि कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करना है तो कश्मीर में करते, कारगिल तो लद्दाख एरिया में है पहली चीज। अगर सियाचिन को कट ऑफ करने का एम था तो सियाचिन का कट ऑफ आप टैक्टिकली कर ही नहीं सकते वहां से, क्योंकि हमारे पास और भी 2-3 और जरिए हैं सियाचिन पहुंचने के। आप कट ऑफ कर देते, बाय द वे मैं कह रहा हूं आप कट ऑफ कर देते हाईवे 1 अल्फा, फिर भी आप लोग सियाचिन को कट ऑफ नहीं कर सकते थे, बिकॉज वी हैव इनफ एंड मोर। हमारे पास एयर स्ट्रिप्स हैं वहां पे सर, हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है सियाचिन पहुंचने का। मैं खुद सियाचिन जा चुका हूं, मैं तो कारगिल के थ्रू नहीं गया। लेह से आप सीधा चलते चले जाइए सर, खरदुंगला पास से आप पहुंच जाएंगे सियाचिन, सीधे सीधे चलते जाइए, 1 दिन का रास्ता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं ब्रिगेडियर साहब, ये प्लान क्या था पाकिस्तान का? व्हाट वाज परवेज मुशर्रफ्स प्लान? जी बहुत शुक्रिया आप उसी तौर पर तो कारगिल के लिहाज से आप लोग बात कर रहे हैं। एक तो बार के हर बैठक के ये जंग तो नहीं था, एक बैठल था तो ये, और दूसरी बात ये थी कि हर बैठल के या उसके कुछ टेक्टिकल होते, जिस तरह आपने बताया और जनरल बख्शी ने भी बताया, सियासत रोकना था ताकि आप लड़ाई न कर सके, इसलिए कि आप लाइन बड़ा लंबा है और उस लंबे लाइन को पाकिस्तान अगर कारगिल के महान पर था, आपके जो ग्राउंड प्राइस थी वो नहीं था। दूसरी बात
इवेंट आ रहा था तो आपके जो स्थित थे वो वहाँ पर जाहिर है कि उनके लॉजिस्टिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाते। दूसरी बात ये थी कि आपने जिस तरीके से सियाचिन में खुद गए थे और वहाँ पर कब्जा कर दिया था और यूनिलेटरल मेजरमेंट एडॉप्ट किया था, तो उस यूनिलेटरलिज्म के तहत तो ये कारगिल का ऑपरेशन भी हुआ या कारगिल का बैटल भी हुआ और उसके जवाब में हुआ। और तीसरी बात ये थी कि कश्मीर में तो जो इंतिफादा है, जो आज़ादी की जंग है, वो तो जारी है तब से और कब से। कभी वो ज्यादा हो जाता है, कभी उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, कम हो जाता है, लेकिन उसको टेम्परेचर और उनको एक किस्म का हौसला बढ़ाना था और जो कश्मीरियों का। हाँ, अलबत्ता ये है कि जिस तरीके से इसकी प्लानिंग होनी चाहिए थी उस लेवल की प्लानिंग नहीं हुई थी। और दो चीजें थी उसमें कमजोरियां दोनों तरफ पर, और वो कमजोरियां ये थी कि एक तो ये था कि इंडियन रिस्पांस को उस तरीके से जज नहीं किया गया था, और दूसरी बात ये थी कि चूंकि यहाँ पर लड़ाई तो थी नहीं और एक खाली वो थे वहाँ पर बिल्कुल चले गए। ब्रिगेडियर साहब से हमारा शायद राब्ता नहीं हो पा रहा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जितना मुझे बात समझ में आई ना ब्रिगेडियर साहब ने ये बोला कि जो कश्मीरी थे उनका हौसला बढ़ाना था, तो कश्मीरियों का हौसला कश्मीर में बढ़ाते। सर आपने गलत जगह क्यों अटैक? आई हैव नॉट अंडरस्टूड दिस एंटायर थिंग। ये तो जॉर्ज बुश वाली बात हो गई ना बिल्कुल। और फिर ये बाद में जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स आए कि सऊदी अरेबिया वालों ने अटैक करा 9/11, इन्होंने इराक में अटैक कर दी। इनकी ज्योग्राफी खराब है वैभव। आई हैव नॉट अंडरस्टूड, ये समझ में बात नहीं आई। ब्रिगेडियर साहब कहते हैं कश्मीर, अरे साहब कारगिल है ही नहीं कश्मीर में, आपको कश्मीरियों का हौसला बढ़ाना है। आपने किनका हौसला बढ़ाया? अच्छा एक और चीज, ये बड़े जोशो खरोश से आए थे कि हमें कश्मीर को आजाद करना है, ये इसका कोई डे भी मनाते हैं, यौम है समथिंग और दी अदर, बड़ा मनाया जाता है बड़े खतरनाक तरीके से ना पाकिस्तान में। 1965 हमने लाहौर बचा लिया था, बचाया बैठा था लाहौर, ये अखनूर आ गए, अखनूर फिर कश्मीर में नहीं है, अखनूर जम्मू में। ये पाकिस्तान का एक पुराना रिकॉर्ड रहा है गलत जगह अटैक करने का, इन्होंने अखनूर में अटैक करा। अच्छा ये बोला था कि साहब जितने भी कश्मीरी मुस्लिम्स हैं वो खड़े हो जाएंगे साहब। अच्छा एक कश्मीरी मुसलमान सामने नहीं आया इनके लिए लड़ने के लिए, इनको फिर समझ में नहीं आया। इतना मोटा हिंट दिया कश्मीरी मुस्लिम्स ने कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा फिर ये लोग आ गए लड़ते दौड़ते। कारगिल में भी इन्होंने यही सोचा। वैभव एक बात बताइए, क्या चक्कर है? व्हाई आर दे अटैकिंग ऑलवेज इन द रॉन्ग प्लेस? क्या मामला है इनका? They are always attacking on the wrong place because their brains are not at the right place. तो ये इनके पाकिस्तान की फौज के साथ ये हमेशा से प्रॉब्लम रही है। लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज जो कि आईएसआई के बड़े अधिकारी थे, और जैसा कि आईएसआई जानी जाती है, रिपोर्ट्स हैं कि आईएसआईएस के लिए लड़ते हुए मारे गए अफगानिस्तान में 2016 में। और ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है, ये स्टेटमेंट अल कायदा ने इशू किया था कि अल कायदा ने मारा उनको बिकॉज वो आईएसआईएस के लिए लड़ रहे थे। तो इनके यहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल्स जिन्होंने कारगिल में पार्टिसिपेट किया वो आईएसआईएस के लिए लड़ते हुए मारे गए अफगानिस्तान में। तो खैर उन्होंने ये एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि मुशर्रफ साहब ने अपने दो चार उनके क्लोज कॉन्फिडेंट्स थे, उनको छोड़कर एक कभी भी किसी को इसके बारे में नहीं बताया, यहाँ तक कि एयरफोर्स को, पाकिस्तान एयरफोर्स को भी नहीं पता था। लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज उस समय आईएसआई के बड़े अधिकारी थे, उनको तक को नहीं पता था। ये बात उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड कही है। और चीमा साहब और ये आरजू काजमी जी बैठे, ये चाहे तो उनको डिनाई कर दें। और बहुत सारे उनकी किताब है ये खामोशी कहां तक, वो किताब पढ़ लें। उस किताब में उन्होंने तफसील से बताया है कि मुशर्रफ साहब ने किस तरीके से, यानी कि आप ट्रस्ट डेफिसिट देखें। एक तरफ भारत की सेना थी जहां पे इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों मिलकर के कारगिल की लड़ाई लड़ रही थी। वहीं पे एक पाकिस्तान में था जहां पे उसका आर्मी चीफ अपने एयरफोर्स चीफ और नेवी चीफ पे ट्रस्ट नहीं कर रहा था, अपनी आईएसआई के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा था। 4-5 लोग जो है वो मिलकर के उन्होंने एक पूरी जंग लड़ी जिसमें कि हजारों पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। उसी किताब में लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज ने यह भी लिखा कि एक भी मुजाहिदीन नहीं लड़ा कारगिल की वॉर। ये जो आर्गुमेंट देते हैं मुशर्रफ साहब ने अपनी किताब में भी ये लिखा कि उसमें कुछ मुजाहिदीन थे, कुछ रेगुलर्स थे, ऐसा नहीं था। शाहिद अजीज ने कहा कि एक जवान जो मारा गया, जो पकड़ा गया कारगिल की लड़ाई में, वो हर एक पाकिस्तानी सोल्जर था। और जैसे कि इनकी आदत है, 93,000 सलवारें ये ढाका में छोड़ के आए थे और कारगिल में इन्होंने अपने सैनिकों को छोड़ दिया, अबैंडन कर दिया, उनकी लाशें तक वापस नहीं ली। यानी कि ऑनर, डिग्निटी, मतलब ना भी कोई चीज नहीं है। और कोई फौज, उसका मोराल बिना ऑनर और डिग्निटी के कैसे चलेगा मुझे नहीं पता।
तो ये जो माफिया बन के उभरी है, जो इनसे आप लड़ाई कराने के अलावा इनसे आप टीवी सीरियल बनवा लीजिए, कॉर्नफ्लेक्स बनवा लीजिए, चॉकलेट्स बनवा लीजिए, दूध दही बनवा लीजिए, तो ये वही करेंगे बिकॉज लड़ना इन्होंने छोड़ दिया। और ये चीज का प्रूफ होती है कारगिल में। बिकॉज अगर कोई भी फौज, आप खुद आर्मी में रहे हैं, आप मुझे बताएं कौन सी फौज है दुनिया की जो अपने मरे हुए, अपने शहीद जवानों की बॉडी तक डिसोन कर दे। बिल्कुल। आखिरी बात मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि 2013-14 में राहील शरीफ ने उन मरे हुए, उन शहीद जवानों को रिकॉग्नाइज किया और उनको अवार्ड दिया। तो ये उनके तरफ से एडमिशन हुआ कि हाँ, जो मरे थे वो हमारे ही सोल्जर थे। तो ये इनकी फौज का हाल है। और कारगिल विजय दिवस की मैं देश में जितने भी हमारे भाई बहन है सबको बधाई देता हूं। और कमर जावेद बाजवा साहब से कहूंगा कि लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज से किताब पढ़ें, मुशर्रफ की किताब पढ़ें और याद रखें जो सबक भारतीय सेना ने उन्हें सिखाया था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वैभव सिंह। मैं जाता हूं आरजू काजमी साहिबा के पास। आरजू जी, मुशर्रफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया था और वो भी ऑन रिकॉर्ड है। आप यूट्यूब में, एक तो पता नहीं पाकिस्तानी जनरल्स इतने ज्यादा इंटरव्यू देते हैं, सब कुछ खुद ही की पोल पत्री खोलना शुरू कर देते हैं। उन्होंने ये बोला था कि जब अफगानिस्तान में जो जिहाद हुआ था, ही सेड कि हमारे एसएसजी, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, जो पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेज हैं, उन्होंने बोला कि उन्होंने मर्सनरीज का काम करा था। मर्सनरीज होते हैं जो भाड़े के फौजी होते हैं, जिनको पैसा देके आप लड़वाते हैं। तो उनको पैसा दिया और पाकिस्तान के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप वाले गए थे वहां पे लड़ने के लिए। ये परवेज मुशर्रफ ऑन रिकॉर्ड कहते हैं। मैं आपसे आरजू, ये देखिए, आपको हो सकता है पाकिस्तानी आर्मी के बारे में इतना ना पता हो, लेकिन एज अ पाकिस्तानी सिटीजन, क्योंकि आप भी अपने जितनी भी आपकी जिंदगी रही है, आपने फौज को देखा ही है पाकिस्तान में, बड़ा ऑब्वियस है पाकिस्तान में यू कैन नॉट एस्केप द आर्मी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आज कारगिल विजय दिवस है, क्या आपको लगता है कि ये अननेसेसरी था कारगिल का? मैं खासतौर से कारगिल की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप कश्मीर की सो कॉल्ड आजादी की बात कर रहे हैं तो कारगिल कश्मीर में नहीं है। अगर आप सियाचिन की बात कर रहे हैं तो उसका सियाचिन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऑल्टरनेट रूट है। आपको क्या लगता है एज अ जर्नलिस्ट, आप जर्नलिस्ट हैं, आपको क्या लगता है आरजू, ये करा क्यों पाकिस्तान ने? अभी तक मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया। थैंक यू सो मच मेजर साहब। सबसे पहले तो जहां तक मैंने सुना है, जहां तक मैंने पढ़ा है, मुझे यही पता है कि अगर कारगिल वॉर में आगे बढ़े होते और उसको वक्त से पहले खत्म ना किया गया होता तो कहीं ना कहीं कश्मीर आजाद करवा लेना था परवेज मुशर्रफ साहब ने। हमें उनसे लाख इख्तलाफ सही, लेकिन इस चीज के लिए मैं उन्हें जरूर अप्रिशिएट करूंगी कि उन्होंने ये स्टेप लिया था। लेकिन उन्होंने, जैसे कि ब्रिगेडियर सैयद नजीर साहब ने कहा कि वक्त से पहले पीछे हटे और सही प्लानिंग नहीं थी। दूसरी बात, आप लोग हर वक्त, वैभव सिंह जी भी और आप लोग हर वक्त पाकिस्तान आर्मी को कहते रहते हैं कि जी वो ये बिजनेस करते हैं, वो करते हैं, कुछ भी करते हो, लेकिन जो कारगिल वॉर में आपकी आर्मी ने जो है कॉकस तक में जो है वो करप्शन की, जो कि रिकॉर्ड पे मौजूद है कि उसमें आप लोगों ने पैसे खाए अपने उन जो आपके फौजी थे, जो उसमें जिनकी जानें गई, उनके ऊपर अफसोस करने के बजाय जो है कि बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान ने आपका किया था, जो आप लोग मानते नहीं है। और आपने उन कॉफिन बॉक्सेस में जो है वो करप्शन करने की कोशिश की और पकड़े गए, उस पर केस भी चला, सारी दुनिया में जगहसाई हुई, उस पे आपकी आर्मी को कोई शर्मिंदगी नहीं है। और जो आप कहते हैं कि हम अपने फौजी छोड़ के चले गए, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने बिल्कुल बात की है जो लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब से, उन्होंने कहा कि वो जगह ऐसी थी जैसे पहाड़ी इलाका है और ऐसा कोई सीधा मैदान उस तरह का नहीं है कि हमें पता चले कि कौन सा फौजी कहाँ गया है। और आप अपने फौजी हमारे सर मंड रहे थे कि जी ये ले जाइए आप, ऐसा नहीं है। आपका बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और इस बात को आप मान नहीं रहे। और सबसे बड़ी बात, जो आप लोगों ने चोरी की, आपके फौजियों ने चोरी की, उनके 2-3 के तो बाकायदा केस भी बना है उनके ऊपर, उस बारे में आप अपने सिटीजन्स को कुछ भी नहीं बताते। और परवेज मुशर्रफ साहब जो है, उनकी कम से कम इस एक बात को जरूर मैं अप्रिशिएट करूंगी कि उन्होंने कारगिल वॉर जैसा स्टेप उठाया। जी, आरजू काजमी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने 3 बातें कही, मैं तीनों बात का जवाब दे दूं, फिर मैं जाता हूं सुशील पंडित जी के पास। पहली बात, आपने बोला कि कश्मीर की आजादी के लिए, अब मैं बता के थक गया हूं। मैं हाथ जोड़ के बताऊं या सर के बल खड़ा होकर बताऊं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग समझें कि कारगिल कश्मीर में नहीं है। अब इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं क्या समझाऊं जब कारगिल कश्मीर में है ही नहीं। अगर आप कश्मीर की आजादी के लिए, सो कॉल्ड आजादी के लिए अगर जंग करना चाहें तो आप कश्मीर में करें। कारगिल इज नॉट इन कश्मीर, कारगिल इज इन लद्दाख।
एक द्रास है डिस्ट्रिक्ट, उसका एक भाग है, वो बहुत दूर है, मतलब यू गाइज अटैक द रॉन्ग प्लेस, ऑलराइट, मतलब मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। कारगिल कॉफिन स्कैम सो कॉल्ड, इसके बारे में आप बात कर रही हैं, मैं आपको पूरी रिपोर्ट उसकी भेजूंगा व्हाट्सएप पे, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। उसमें आर्मी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, वो मामला कुछ और था, लेकिन आप लोगों ने ना इसको, अब नहीं है वहां पे पढ़ाई लिखाई का इतना चलन नहीं है पाकिस्तान में, तो मैं आपको ब्लेम नहीं करूंगा इसके लिए। मैं आपको भेज दूंगा डिटेल्स, आप पढ़िएगा। हाँ, कारगिल कॉफिन स्कैम नाम की एक चीज थी, उसमें फौज मुलव्विस नहीं थी। उसमें क्या था, आई विल टेल यू द डिटेल्स। चीमा साहब आप सर मत हिलाइए, क्योंकि मैं जब आपसे सवाल पूछूंगा आप सर जैसे दाएं बाएं हिला रहे हैं, फिर आप ऊपर नीचे हिलाएंगे। मैं आपके पास आ रहा हूं थोड़ी देर में। तीसरी चीज, कोई भी लड़ाई होती है ना अर्जू, कोई भी लड़ाई होती है, चाहे वो 1965 की जंग है, कश्मीर को आजाद करने के लिए हुई थी, कश्मीर वैली को आजाद करने के लिए। 1999 आपने बोला कश्मीर के लिए, ब्रिगेडियर साहब ने बोला, एवरी वॉर इज फॉट विद अ स्ट्रेटेजिक एम। कोई भी लड़ाई होती है उसका एक स्ट्रेटेजिक एम होता है। आपने बोला नुकसान कर दिया, फिर क्या हुआ? क्या हुआ? आपके खुद जनरल अजीज साहब कहते हैं कि हमारा 4 गुनी ज्यादा नुकसान हुआ। उनका ही इज ऑन रिकॉर्ड ऑन यूट्यूब में उनके वीडियोस आप जाके देखिए। आपने हमारा नुकसान करके आपको फायदा क्या हुआ? नुकसान करना था। दो बंदे हैं, आपने कुछ नहीं करा, आपने क्या करा, उसके जूते पे थोड़ा सा आपने कीचड़ फेंक दिया और बड़ा नुकसान हो गया उसको। क्या हुआ नुकसान से? आप एक बात बताइए, हम लोग 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। आरजू काजमी साहिबा, आप लोग 26 जुलाई को क्या मनाते हैं? नुकसान दिवस। पाकिस्तान नुकसान दिवस आप मनाइए अगले साल से, पाकिस्तान नुकसान दिवस। आप बताइए ना, बड़ा नुकसान कर दिया। क्या नुकसान कर दिया आपने? आपका एक स्ट्रेटेजिक एम था 1965 में, यू फेल्ड, यू वांटेड टू टेक कश्मीर, कश्मीर इज विद इंडिया। 1999 आप लोग कह रहे हैं, ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि यू वांटेड टू टेक कश्मीर, कश्मीर इज विद इंडिया। 2 जंगें, हजारों पाकिस्तानी फौजी हलाक, रिजल्ट क्या हुआ? 0। एवरी वॉर इज फॉट विद अ स्ट्रेटेजिक एम। मैं पंडित जी आपके पास आ रहा हूं। सर मैं तो समझा नहीं पाया, आप कश्मीरी हैं, आप ओरिजिनल कश्मीरी हैं, वो मीरपुर वाले नहीं जो अपने आप को कश्मीरी बोलते कश्मीरी हैं, लेकिन देयर लैंग्वेज इज ऑलमोस्ट 70-80% सिमिलर टू पंजाबी। वो मीरपुर वाले कह देते हैं ना जी हम भी कश्मीरी हैं, वो सब झूठ बोलते हैं वहां पे। आप तो ओरिजिनल कश्मीरी। एक बात बताइए सर, ये पाकिस्तान की कश्मीर की मोहब्बत आती कैसे कि गलत जगह अटैक करते हैं? मैं ऑनेस्टली बोलना चाहता हूं, मैं ऑनेस्टली पूछ रहा हूं ये सवाल। हाउ कैन यू अटैक द रॉन्ग प्लेस? आप न्यूक्लियर पावर कहते हैं अपने आप को, यू अटैक द रॉन्ग प्लेस एंड देन यू से यू लव कश्मीर। कश्मीर में कोई एक्शन, कश्मीर में ये भेजते हैं हाफिज सईद को, राइट? कश्मीर में मौलाना मसूद अजहर है। इसके बारे में जरा, इसके ऊपर रोशनी डालिए पंडित जी जरा। मेजर साहब, इनकी दिक्कत एक छोटी सी ये है, आप पूछते हैं कि स्ट्रेटेजिक एम क्या है, आप पूछते हैं कि नफा नुकसान का हिसाब क्या है। पाकिस्तान का एक नजरिया है, और वो नजरिया ये है कि पड़ोसी के घर धुआं करने के लिए अगर अपना घर भी फूंकना पड़े तो फूंकेंगे, अगर पड़ोसी को काना करने के लिए अपनी दोनों आंखें फोड़ लेनी पड़े तो फोड़ेंगे। तो ये एक नजरिया है, और पाकिस्तानी तो बार बार कहते हैं कि हम एक नजरियाती मुल्क हैं, हम एक नजरिए के बिना पर बने हैं। तो वो नजरिया ये है। अब आप इस नजरिए में पाकिस्तान को खुदकुशी करने से कैसे रोक सकते हैं? अगर वो खुदकुशी करने पर आमादा ही हो तो फिर खुदकुशी करके रहेगा। जी सुशील पंडित जी, बिल्कुल ठीक बात आपने कही। मैं इनको इसमें कारगिल और श्रीनगर का फर्क समझ में नहीं आएगा। जी बिल्कुल पंडित जी। कमर चीमा साहब, आप स्ट्रैटेजिक अफेयर्स के एक स्ट्रैटेजिक अफेयर्स की आप क्लोज नजर रखते हैं, आप पढ़ाते भी हैं बच्चों को, आप एक डिफेंस एनालिस्ट भी हैं। चीमा साहब, तकरीबन इफ माय ज्योग्राफी इज नॉट रॉन्ग, तकरीबन 200 किलोमीटर का फर्क है श्रीनगर और कारगिल के बीच में। मैं आपसे जानना चाहता हूं आज, और बाकी मैं देखिए लड़ाई हुई, जंग हुई, एंड वी हैव सल्यूटेड इन द मॉर्निंग, हम तो 9 बजे से खैर लाइव हैं, एंड वी हैव सल्यूटेड आवर ब्रेव हार्ट्स हु एंड दोज इंजर्ड आल्सो, एंड यू नो जीडी बख्शी सर वाज आल्सो देयर ऑन द प्रोग्राम इन द मॉर्निंग। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं चीमा साहब कि ये मसला क्या है? ये 200 किलोमीटर का फर्क है, क्या थिंकिंग थी? आप ये बताइए, थिंकिंग क्या थी पाकिस्तानी आर्मी की? देखिए मेजर साहब,
पहली बात तो यह है कि एक छोटी सी गुरिल्ला फोर्स मुजाहिदीन की, उन्होंने 20,000 इंडियन को 20,000 इंडियन फौजियों को, जिसके साथ एयरफोर्स भी थी, आपके जहाज भी थे, आपके हेलीकॉप्टर भी थे, उनको 2 महीने तक जो है ना वो उल्लू बना के रखा वहां पे। एक बात। दूसरी बात, अरबों रुपए का आपका नुकसान करवाया वहां पे। एक बफर गन का गोला 40-40 हजार रुपए का था। 400 से ज्यादा आपका फौजी मारा गया, जो कि आप जारी बात है मानेंगे नहीं। हुआ यूं कि एक छोटे से गुरिल्ला ने, जो कि टेक्टिकल लेवल पे बड़ी स्ट्रांग मूव थी, पॉलिटिकल लेवल पे उसके रिजल्ट कुछ और निकले। हुआ यह था कि अगर ये थोड़ा चलने देते तो होना यही था कि जैसे आप कह रहे हैं ना कि आप कारगिल क्यों गए, फैसला मुजाहिदीन ने किया, गुरिल्ला फोर्स ने किया, छोटी सी गुरिल्ला फोर्स जिसने आपको बताया कि लड़ते ऐसे हैं, हौसला ऐसे होता है, अगर बफर गन ना भी हो तो कैसे लड़ना है। अगर ऊपर एयरफोर्स और हेलीकॉप्टर और इंडियन एयरफोर्स आपके 20,000 फौजियों को सहारा देती रही और उनसे थोड़े से वो गुरिल्लाज और मुजाहिदीन कंट्रोल ना हुए, तो वो उन्होंने आपको बताया कि लड़ते ऐसे हैं, हौसला इसे कहते हैं, जंग इसे कहते हैं, मैदान कैसा भी हो, पहाड़ हो, बर्फ हो, चोटियां हो, जज्बे से लड़ा जाता है, किसी कॉज से लड़ा जाता है। ये नहीं कि आपको फौज के ऊपर जाओ, क्या साढ़े को तो जाया नहीं जाता, तो वो फिर प्रॉब्लम हो गई आपके लिए। तो जो आपका मोरल नीचे आया, वो जो हमेशा के लिए जो आपकी फौज को वहां पे, वो जो आप कहते हैं ना, वो भेड़ बकरी वाले ने बताया, वो तो ऊपर बकरी वाले को पता चला। इस तरह की फौज है जिसको पता ही कुछ नहीं है कि हमारी स्पेस में क्या हो रहा है, तो ये आपको बताया कि हम कुछ भी कर सकते हैं। और जगह की बात रह गई, तो जगह उन्होंने चुननी थी ना, तो हमारी मर्जी आपकी मर्जी तो नहीं है, मुजाहिदीन बिल्कुल गुरिल्लाज की मर्जी। बिल्कुल। चीमा साहब, मैंने आपके पूरा सुना, मैं बड़ा कंसर्न्ड हूं चीमा साहब। मैं चाहता हूं सारे पैनलिस्ट को प्लीज स्क्रीन पे एक बार दिखाया जाए, जितने भी लोग हैं। हाँ चीमा साहब, मैं बड़ा कंसर्न्ड हूं। क्यों कंसर्न्ड हूं चीमा साहब? जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं ना, उनके फ्यूचर के लिए, पता नहीं आप क्या पढ़ाते हैं सर, पाकिस्तान का इसीलिए बेड़ा गर्क हो रखा है। मैं 2 बात बताता हूं। इन द लाइन ऑफ फायर परवेज मुशर्रफ की किताब है। 1 मिनट। हाँ बिल्कुल, ये आपको मैं रामायण में रोल जरूर दूंगा। ये हंसी टिपिकल रामायण रामलीला वाली हंसी है। यू आर द करेक्ट कैंडिडेट। मेरी बात सुनिए, ये जो मैं आपको बताता हूं ना, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, 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 सुन लीजिए मेरी बात, बुरा नहीं मानते। इन द लाइन ऑफ फायर परवेज मुशर्रफ की किताब है। परवेज मुशर्रफ कहता है अपनी बुक में, जनरल परवेज मुशर्रफ, लेटर ऑन प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ, डिक्टेटर, मिलिट्री रूलर ऑफ पाकिस्तान, वो कहता है कि मेरी रेगुलर आर्मी अंदर गई, नंबर 1। चलिए, अकॉर्डिंग टू, 1 मिनट चीमा साहब, उसने ये बोला कि मैं खुद भी गया अंदर, एक रात मैंने बिताई वहां पे। पहली चीज, इसका मतलब परवेज मुशर्रफ झूठा है। कमर चीमा साहब इंडियन टीवी पे ये कह रहे हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ इज अ लायर, नंबर 1। जनरल अजीज ने बोला, जनरल अजीज जो आईएसआई का उस समय नंबर 2 था, जनरल अजीज भी झूठा है। सर 1 मिनट, आपने बोला ना कुछ गुरिल्ला गए और कुछ गुरिल्ला गए, जो भी गए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, एक बात बताइए, निशान हैदर मिला था कैप्टन कर्नल शेर खान को, आपने निशान हैदर दिया उसको, आपने। 1 मिनट रुक जाइए। कैप्टन कर्नल शेर खान, कैप्टन कर्नल शेर खान की सर ये फोटो है, ये कैप्टन कर्नल शेर खान है। निशान हैदर जो हमारे परमवीर चक्र के इक्विवेलेंट है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो हमारा अवार्ड है। 1 मिनट सर, 1 मिनट, होल्ड ऑन। तो आप, अगर ये आपका शेर है, इसको शेर का खिताब हमने दिया था। एक ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा थे इंडियन आर्मी के, जिन्होंने इनका रिकमेंडेशन लिख के दिया था, और उनके रिकमेंडेशन पे कैप्टन कर्नल शेर खान, सुनिए आपको पता ही नहीं चीमा साहब, आपको पता ही नहीं, मैं हिस्ट्री बता रहा हूं ना आपको, तो इन्होंने दिया था, ठीक है। इनके कहने पे आपने निशाने हैदर दिया, यानी कि 1 मिनट मिलॉर्ड, ये केस आईने की तरह साफ है और कमर चीमा साहब एक्सपोज हो गए। सुनिए, मुशर्रफ झूठा, जनरल अजीज झूठा, और कैप्टन कर्नल शेर खान, निशाने हैदर जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है पाकिस्तानी आर्मी का, वो आर्मी ऑफिसर है ही नहीं, वो गुरिल्ला है। चलिए, वेरी गुड साहब। अच्छा, मैं जाता हूं वापस जनरल जीडी बख्शी सर के पास। सर एक बात बताइए, जहां तक कारगिल की बात है जनरल जीडी बख्शी सर, ये अपने खुद के इतिहास को क्यों डिनाई करते हैं सर? हमारा जैसे 1962 है, अगर हम कहते हैं चीन के साथ जंग हुई और वो जंग हमने हारी, ये बात सच है, हम ऑन रिकॉर्ड, हम तो कभी झूठ नहीं बोलते इस चीज का। अब हुई है तो हुई है, लेकिन आर बॉयज डाइड वेयर दे फॉट सर,
कोई विड्रॉल नहीं हुआ, कोई ढाका नहीं हुआ, हमारे इतिहास में कोई ढाका नहीं है, ठीक है, हम हारे लेकिन कट गए वहीं पे जहां पे थे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं सर, अभी भी स्क्रीन पे आके झूठ बोल रहे हैं पाकिस्तानी, ये हो गया तो ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, कह रहे हैं आर्मी थी नहीं। आर्मी थी नहीं तो वो आर्मी वाले किसकी बॉडीज लेने आए थे जब आर्मी थी नहीं? आरजू काजमी साहिबा कहती हैं आर्मी थी लेकिन वहां पे पहाड़ों में पता नहीं लगा। ये कहते हैं आर्मी थी नहीं, गुरिल्ला फोर्स थी। इसका मतलब परवेज मुशर्रफ साहब झूठे, जनरल अजीज झूठे, और कैप्टन कर्नल शेर खान निशाने हैदर वो गुरिल्ला, वो आर्मी ऑफिसर था ही नहीं। सर हाउ कैन यू डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ, ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? गौरव, हर बारी ये अपने एक मैन्युफैक्चर्ड नैरेटिव बनाते हैं, और जहां तक सवाल था कारगिल युद्ध का, इनका मैन्युफैक्चर्ड नैरेटिव था कि ये तो सब के सब मुजाहिदीन हैं, और इन्होंने बहुत सारी अफगान पुश्तों में रिकॉर्डिंग करके रेडियो पे प्ले करनी शुरू करी अपने डिसेप्शन प्लान के मुताबिक। और असलियत ये थी कि 5 पलटने नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की, 5.5 बटालियंस वर यूज्ड टू फाइट दिस वॉर। सारे शिया ट्रूपर्स जो कि वहीं के इलाके के हैं, वहां के चिलासी, बाल्टी वगैरह, चित्राली वगैरह, उन लोगों का इस्तेमाल किया और उनको मरने भेज दिया, मरने झोंक दिया। और जब उनकी लाशें टपकनी शुरू हुई, लाशें वापस लेने से मना कर दिया। साहब ये तो मुजाहिदीन है, ये तो हमारे है ही नहीं। हमको जनाजे पढ़ने पड़े, हमको मिलिट्री फ्यूनरल देने पड़े, क्योंकि पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री थी। अब ये ऐसी कहानियां गढ़ते हैं कि साहब खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मुशर्रफ साहब कुछ बोल रहे हैं, अजीज साहब कुछ बोल रहे हैं, और मेरे दोस्त, काबिल दोस्त जो चीमा साहब जो मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ाते हैं, वो अब उसी नैरेटिव पे अटके हैं जो कि मुशर्रफ साहब ने शुरू में बोला था, और उसके बाद बिल्कुल पलट गए उससे, जबकि उन्होंने निशाने हैदर आप किसी टेररिस्ट को देते हैं, निशाने हैदर आप किसी मुजाहिदीन को देते हैं, वो तो आपकी फौज के अपने अफसरों, जवानों, जेसीओस को दिया जाता है। ये फिक्शन अनसस्टेनेबल था, सस्टेन ही नहीं कर सके, मजाक बन गया, बॉडीज नहीं ली, हाथ पैर बांध दिए, अपने आप को उलझा लिया इतना कि क्या सच है क्या झूठ है, दुनिया को बोले तो बोले क्या। ये इनकी जो है फितरत है, इनकी आदत है। और देखिए पीटर लेवॉय, ये वन ऑफ द बेस्ट साउथ एशियन एक्सपर्ट्स हैं मिलिट्री के ऊपर अमेरिका के, और वो कहते हैं अ ग्रेट पेंचांट फॉर डेयरिंग डू विदाउट थिंकिंग इट थ्रू, विदाउट थिंकिंग द एनिमी रिस्पॉन्स थ्रू। ये सारी प्लानिंग इनकी सब्जेक्टिव होती है, वन साइडेड होती है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम चीर देंगे, फाड़ देंगे, और जब लड़ाई होती है तो दुश्मन जब जवाब देता है तो वो इन्होंने प्लान ही नहीं किया होता। बिल्कुल सर। फिर ये हिल जाते हैं जी, फिर बड़ी मार खानी पड़ती है जी, बिल्कुल, बड़ी नाक कटती है जी। बांग्लादेश में तो सरेंडर करना पड़ गया, 90,000 कैदियों ने हथियार डालने पड़ गए जी, बिकॉज यू डू इट विदाउट थिंकिंग। यस एब्सोल्युटली सर। मैं यहाँ पे शो क्लोज करने लगा हूँ सर, वी हैव एब्सोल्युटली रन आउट ऑफ टाइम। मैं एक दो वाकये बताना चाहता हूँ बिफोर आई क्लोज द शो। 1965 में ना, 1965 में इन्होंने बोला कि ये हम लोग क्रश इंडिया के इन्होंने पोस्टर निकाले वहां पे, लाहौर में गाड़ियों में लगे क्रश इंडिया के पोस्टर्स, और ये डॉन में मैंने न्यूज पढ़ी थी तब मुझे पता लगा, आई वाज नॉट बॉर्न एट दैट टाइम। तो बोला कि साहब ये जो एक पाकिस्तानी फौजी है वो 10 हिंदू सोल्जर्स के, इनको लगता है कि इंडिया में और कोई तो है ही नहीं, सारे हिंदू हैं, तो 10 हिंदू सोल्जर्स के बराबर इन्होंने एक फ्रॉड करा। ये साहब आ गए दंदनाते हुए कि छोटे छोटे काले काले हमें हिंदू मिलेंगे, एक पैर मारोगे 10 हिंदू गिर जाएंगे। वहां पे इनको मिल गए जाट, जाटों ने रगड़ दिया इनको बुरी तरीके से, जाट रेजिमेंट ने, और भी रेजिमेंट्स थी, एवरीबडी हैड अ फील्ड डे। अच्छा, दूसरी चीज ये, अभी भी ये प्रोग्राम हम कर सकते थे, हम ये कह सकते थे, हम कारगिल को याद कर सकते थे, लेकिन मैं ये एक्सपोज करना चाहता था कि अभी भी पाकिस्तानी जो 1971 में कहते हैं कि साजिश नहीं थी, हम जीत गए, जबकि बांग्लादेश एक अलग मुल्क बन गया, फिर भी आज उसी साजिश वाले प्रोग्राम पे टिके हैं कि साहब हम तो थे ही नहीं, कोई और था। और अपने लोगों को ऑनर ना करना, अपने शहीदों को इज्जत ना देना, ये बहुत, आई मीन दिस डज नॉट सूट एंड बिहेव अ प्रोफेशनल आर्मी, अगर पाकिस्तानी समझते कि हमारी आर्मी प्रोफेशनल थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ज्वाइन करने के लिए। भारत पाकिस्तान घमासान का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते आपको एक और टॉपिक के साथ, कुछ और गेस्ट के साथ।
तब तक के लिए मेरी टीम और मेरी तरफ से आप सबको कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जय हिंद।